Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, welcome to the online classes of Noor School and College Mansehra. Dear student, जैसा कि प्रीवियस सेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट डिस्कस कर लिया था और इसको रिवाइज भी कर लिया, तो एक बार फिर मैं कार्बोहाइड्रेट्स के मेन पॉइंट्स को रिकॉल करता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल define carbohydrates, or you can say that what is the definition of carbohydrates. Carbohydrates are macromolecules of polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketones. जितने भी वर्ड अंडरलाइन है इनके मीनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स और large molecule. One is micro and second one is macro. Aldehyde group is this one, poly mean many, hydroxy mean OH group, and this is ketonic functional group. My next question is, student, what is the classification of carbohydrates? Carbohydrates are basically classified into three classes. First one is monosaccharide, second one is oligosaccharide, and third one is polysaccharide. My third question is, student, on what basis carbohydrates are classified? Think about this question. कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों क्लासिफाई किया गया है, किसकी बेस पे क्लासिफाई किया गया है? कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड on the basis of number of monosaccharide unit as well as their physical and chemical properties. Okay, and what is monosaccharide? Monosaccharide is simplest sugar and the basic unit of carbohydrates. Monosaccharide consists of 3 to 9 atom of carbon. Example of monosaccharide are glucose, fructose and galactose. Next one, oligosaccharide. When 2 to 9 monosaccharide combine together with the laws of water molecule, oligosaccharide are formed. Similarly, polysaccharide is the biopolymer of monosaccharide and it contains long chain of monosaccharide unit having glycosidic linkage between monosaccharide unit. It contains 100 or more than 100 monosaccharide units. Now student, आज के इस लेक्चर में हम प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रोटीन्स क्या होती हैं, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोटीन किन चीज़ों से मिलकर बनता है. अगर हम प्रोटीन के वर्ड की बात करें, द वर्ड प्रोटीन is a Greek word, or you can say that the word protein is derived from a Greek word proteus. What? Proteus. ये ग्रीक वर्ड प्रोटीस से प्रोटीन डिराइव्ड हुआ है. प्रोटीस का मतलब है स्टूडेंट प्राइम इम्पोर्टेंस. व्हाट? प्रोटीस का मतलब हमारे पास होता है प्राइम इम्पोर्टेंस. प्रोटीन्स को क्यों प्राइम इम्पोर्टेंस का नाम दिया गया है? उस वक्त प्रोटीन को क्यों प्राइम इम्पोर्टेंस का नाम दिया? द आंसर इज दैट our body cell, yeah, you can say that our body consists of 70 to 75% of water and remaining 30% is made up of dry mass, and out of these dry mass our body about 50 to 55% of dry weight of a cell is made up of protein. इस बात का मतलब है स्टूडेंट कि हमारी बॉडी जो है वो तकरीबन 70% पानी से मिलकर बनी है और उस 70% में से फिर
30% जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो सॉलिड बॉडी से बना है, सॉलिड मटेरियल से बना है, और उन सॉलिड मटेरियल में से फिर 50 से 55% प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाता है। इसलिए इसको प्राइम इम्पोर्टेंट का वर्ड दिया गया। इट इज क्लियर नाउ? नाउ पॉइंट नंबर 2, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम सल्फर। प्रोटीन में हमेशा यही एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और बाज़ प्रोटीन ऐसी भी होती हैं जिनमें सल्फर भी होता है। प्रोटीन को स्टूडेंट बायोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड कहा जाता है। बायोपॉलीमर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिविंग बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, और पॉलीमर हर उस चीज़ को बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बना हो और जिसका हाई मॉलिक्यूलर मास हो। अब स्टूडेंट हमारे पास ये अमाइनो एसिड होता क्या है? जैसा कि हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, या हम कहते हैं कि स्टार्च के हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक हैं ग्लूकोज, इसी तरह प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास होते हैं अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड होते क्या हैं, इसकी शेप कैसे होती है, या अमाइनो एसिड किस चीज़ से मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड पर जाने से पहले स्टूडेंट प्रोटीन की मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन्स इज हाईली कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस that are made up of amino acid present in all living organism। जी स्टूडेंट, प्रोटीन एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है। नाइट्रोजीनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत मिकदार में पाया जाता है। हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। और ये हमारे पास बनता है अमाइनो एसिड से, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आर हाईली कॉम्प्लेक्स nitrogenous substance that are made up of amino acid present in all living organism. It is not a simple, it has no simple structure, it is complex structure। प्रोटीन की अगर आप टाइप्स डिटेल से पढ़ेंगे तो प्रोटीन की एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ओके, एंड नाउ व्हाट इज अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। जैसा कि एक दीवार ईंटों से मिलकर बनता है, इसी तरह प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास हैं अमाइनो एसिड। Dear student, amino acid join together by peptide linkage to form protein। अमाइनो एसिड जो होते हैं ये हमारे पास एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एक बांड के थ्रू, जिस बांड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बांड या पेप्टाइड लिंकेज। इज दैट क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट अमाइनो एसिड की बात करते हैं। अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ऑल अमाइनो एसिड contain 4 essential elements like carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, and some amino acid contain sulfur also। अमाइनो एसिड के अंदर ये 4 एलिमेंट तो हमारे पास लाजमी होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 2 अमाइनो एसिड हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके अंदर इन एलिमेंट के साथ साथ सल्फर भी मौजूद होता है। सेकंड पॉइंट, दीज एलिमेंट आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अमाइनो एसिड। ये जो एलिमेंट हैं ये आपस में कंबाइन होकर
एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के अंदर अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स अमाइनो एसिड के अंदर पाए जाते हैं, तो अमाइनो एसिड के अंदर अमाइन ग्रुप पाया जाता है जिसको हम NH2 ग्रुप कहते हैं। सेकंड वन कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम COOH से डिनोट करते हैं। इसको समटाइम कार्बोजेलिक ग्रुप भी प्रोनाउंस करते हैं। कार्बोजेलिक ग्रुप COOH। और थर्ड वन अल्काइल ग्रुप जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जनरली हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अमाइन ग्रुप और कार्बोजेलिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप को एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं किया जाता। फोर्थ पॉइंट, अमाइन ग्रुप एंड कार्बोजेलिक ग्रुप आर अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये हमारे पास एक स्पेशल कार्बन के साथ अटैच होते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। या सिंपली अगर मैं कहूँ कि ये जो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं जिस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इज दैट क्लियर? अमाइनो एसिड के बारे में 4 पॉइंट्स आपको बताएं। फर्स्ट वन, इनके अंदर एलिमेंट कौन से होते हैं। सेकंड वन, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं। और थर्ड वन, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होते हैं उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास NH2 ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं अमाइन ग्रुप। दिस इज NH2 ग्रुप। दिस इज R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। दिस इज कार्बोजेलिक ग्रुप and this is hydrogen. Okay, this is amine group, this is carboxylic group, this is R group, alkyl group, and this is alpha carbon. Okay, why this is called alpha carbon? ये पुरानी क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट के हर वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हुआ करता था उसको अल्फा कार्बन कहते थे और उसके साथ दूसरा कार्बन जो होता था उसको बीटा कार्बन एंड उसके साथ अटैच होने वाला कार्बन को गैमा कार्बन और उसके बाद डेल्टा कार्बन के नाम से डिनोट किया जाता था। बहरहाल ये क्लासिफिकेशन आजकल ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है इसको बोलेंगे अल्फा, अल्फा के साथ जो डायरेक्टली दूसरा अटैच है इसको बीटा, बीटा के साथ डायरेक्टली अटैच डेल्टा, गामा और गामा के साथ डेल्टा। ओके, सो इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। बहरहाल जर्नली अल्फा कार्बन आर दोज कार्बन विच आर डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर बेसिकली 20 different types of amino acid which are differ by alkyl group which are involved in protein synthesis. स्टूडेंट, वैसे तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सिर्फ बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड हमारे पास तकरीबन 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन उन 300 में से सिर्फ 20 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं या प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम उन 20 की ही स्टडी करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? हमारे पास 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड डिस्कवर हैं, लेकिन आउट ऑफ दीज 300 देयर आर 20 अमाइनो एसिड विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, और ये जो 20 अमाइनो एसिड हैं
ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? इनको ये डिफर होते हैं एक दूसरे से सिर्फ अल्काइल ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से? अल्काइल ग्रुप की वजह से। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफर होता है सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप की वजह से। बाकी ये सेम होगा, ये सेम होगा, ये H ज़रूर होगा, अल्फा कार्बन होगा। सिर्फ R में चेंजेस होने की वजह से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक यहाँ अमाइनो एसिड लिखा है अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसके साथ अल्काइल ग्रुप में CH और CH3 अटैच है, इसको बोला जाता है वेलिन। वेलिन एक अमाइनो एसिड का नाम है। इसी तरह अगर अल्काइल ग्रुप में CH2 फिर CH फिर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो इसको बोलते हैं ल्यूसीन। इसी तरह R ग्रुप डिफर होने की वजह से 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अमाइनो एसिड की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अमाइनो एसिड के दो बेसिक टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरे को बोला जाता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बनाता और हमारी बॉडी के लिए वो ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी की नेचुरल ग्रोथ या हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। इसीलिए उन अमाइनो एसिड को हम डाइट से लेते हैं, और अगर हम उन अमाइनो एसिड को डाइट से ना लें तो हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी। So essential amino acid are those amino acid which our body cannot synthesize itself and we must take it from diet. Okay? Due to absence of these amino acid, our body cannot synthesize protein which are essential for normal growth. इसी तरह नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिसको हमारी बॉडी खुद बनाती है, और वो अमाइनो एसिड जिसको हमारी बॉडी खुद बना सकती है तो क्या ज़रूरत है इसको बाहर फूड से लेने की। ओके, तो ऐसे अमाइनो एसिड जिसको हमारी बॉडी खुद बनाती है उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल, और जिसको हमारी बॉडी नहीं बनाती या बना नहीं सकती, जिसको डाइट की मदद से लेना पड़ता है, उसको बोला जाता है इसेंशियल अमाइनो एसिड। एम आई राइट? इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड 10 हमारे पास इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि ये अमाइनो एसिड जॉइन कैसे होते हैं। जैसे कि शुरू में बताया कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन होता है एक स्पेशल बॉन्ड के थ्रू, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अमाइनो एसिड आर जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन पॉलीमर। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज protein polymer is formed by the condensation reaction between amino acid along with the removal of water molecules। याद रखिएगा हमारे पास जितने भी ऐसे रिएक्शन जिनमें दो चीज़ें कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ, उस रिएक्शन को बोला जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंस हो जाना। ओके, सो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है या हमारे पास अमाइनो एसिड की कम्बिनेशन से जो प्रोटीन बनता है, इसमें वाटर रिमूव होता है। याद रखिएगा, व्हेन टू अमाइनो एसिड कंबाइन टुगेदर द रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट टू अमाइनो एसिड। ओके, नाउ व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज?
First of all, we define peptide linkage and then see it with the help of structure of amino acid. The linkage that combine carboxylic carbon of one amino acid with amino group of another amino acid is called peptide linkage. ये है हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज की डिफिनीशन कि कार्बोक्सिलिक का जो कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है, किसी एक अमाइनो के एसिड के कार्बोक्सिलिक कार्बन का बॉन्ड बनना दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप के साथ, इसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। इस बात को स्टूडेंट स्ट्रक्चर की मदद से इजीली आपको क्लियर हो सकती है। ये देखें, आपके पास फर्स्ट अमीनो एसिड है जिसमें अमाइन ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो अमीनो एसिड हमारे पास कंबाइन होते हैं। याद रखिएगा, मैंने शुरू में बताया कि जब भी हमारे पास दो अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो वाटर की रिमूवल होती है। यहाँ पे H2O जब रिमूव होगा तो बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? इस कार्बन का बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बनेगा। इस बॉन्ड को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ये देख सकते हैं आप, जब ये कंबाइन होंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनने वाले बॉन्ड को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, और साथ में वाटर रिमूव होगा, H2O। आखिरी पॉइंट है स्टूडेंट आज के लेक्चर का, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, इस तरह के वर्ड्स अमूमन आपकी बुक में लिखे गए हैं। डाइपेप्टाइड किसको बोलते हैं? जब दो अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं और उनमें एक ही आपके पास पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो उसको बोला जाता है डाइपेप्टाइड। पेप्टाइड containing two amino acid is called dipeptide. Peptide containing three amino acid are called tripeptide. फॉर एग्जाम्पल, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। तीन अमाइनो एसिड हैं, दो पेप्टाइड बॉन्ड हैं, तो इसको बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि डाइपेप्टाइड क्या होता है। डाइपेप्टाइड का मतलब है कि एक पेप्टाइड बॉन्ड, ट्राइपेप्टाइड का मतलब है दो पेप्टाइड बॉन्ड। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट, इसी के साथ प्रोटीन का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह हम इसकी फंक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर को समअप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमने प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया कि प्रोटीन क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन। व्हाट इज़ प्रोटीन? द वर्ड प्रोटीन is derived from a Greek word that is proteus, which mean that prime importance. Why it is called prime importance at that time? The reason is that about 50 to 55% of the dry weight of cell is made up of protein, so that's why it is called prime importance. Secondly, definition of protein. What is the definition of protein? Protein is highly complex nitrogenous substance which are formed by the combination of amino acid. Or simply we can say that the building block of protein is amino acid. Amino acid join together by peptide linkage to form proteins. Third main point is amino acid is a building block of proteins. All amino acids contain four essential elements, that is carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, and some amino acids also contain sulfur. These elements join together, they form amino acid. Amino acid contain amine group, carboxylic group and alkyl group.
amine and carboxylic group attached to alpha carbon. Next is structure of amino acid. We look the structure of amino acid that contain amine group, carboxylic group and R group which are directly attached with alpha carbon. Next point is types of amino acid. There are basically two types of amino acid. Basically there are 20 different types of amino acid which are differ from each other by alkyl group which are involved in protein synthesis. And there are basically two types of amino acid. First one is essential amino acid. Essential amino acid are those amino acid which our body cannot form, which we take from diet and are involved in protein synthesis. While non-essential amino acid are those which are formed by our body. Next is peptide linkage. What is peptide linkage? A linkage that combines carboxylic carbon of one amino acid with the amine group of other amino acid is called peptide linkage. And point number 7 is types of peptide. When two amino acids combine together, they form one peptide bond, and this is called dipeptide. When three amino acids combine together, they form two peptide bond, and that is called tripeptide. Dear student, ये थे हमारे लेक्चर के मेन पॉइंट्स. आपका होमवर्क ये है कि आपने लेक्चर को वर्कशीट के ऊपर सेम इसी तरह होल लेक्चर को लिखना है और आपने प्रोटीन वाले टॉपिक्स को नोट्स जो आपको गिवन है, नोट्स में प्रोटीन वाले टॉपिक को प्रोटीन फंक्शन को छोड़कर प्रोटीन के बारे में जितना मैंने आपको बताया ये सब आपने नोट से याद करना है. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.